नमस्कार साथियों। आज हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के प्रथम इकाई से मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन से व्यवहार के अध्ययन की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे ये अध्ययन आगे बढ़ा वैसे वैसे इसका क्षेत्र भी व्यापक होता गया। आज इसके अंतर्गत असामान्य व्यक्तियों, बालकों एवं किशोरों की मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाने लगा है। इतना ही नहीं, मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। विषय वस्तु का इतना विस्तार हुआ कि इसकी अनेक शाखाएं विकसित हो गई हैं। सुविधा की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहली है सैद्धांतिक मनोविज्ञान और दूसरी है व्यावहारिक मनोविज्ञान। आज हम सैद्धांतिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाली मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रथम सामान्य मनोविज्ञान, द्वितीय शरीर क्रिया मनोविज्ञान, तृतीय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, चतुर्थ है बाल मनोविज्ञान और पांचवा भेद है पशु मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं सामान्य मनोविज्ञान पर। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की सामान्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की इस शाखा द्वारा व्यक्तियों की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं की मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा खोज की जाती है तथा इनकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं विकास से संबंधित तथ्य संग्रहित किए जाते हैं। इस सिलसिले में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मरण तथा विस्मरण, चिंतन, संवेग तथा भाव के साथ साथ शिक्षण एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है मानव व्यवहार के संबंध में सामान्य नियमों का पता लगाना, उन्हें समझना, नियंत्रित करना एवं भविष्यवाणी करना। इस प्रकार हम अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मनोविज्ञान की इस शाखा के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला, मानव व्यवहारों को समझना, दूसरा मानव व्यवहारों को नियंत्रित करना तथा तीसरा मानव व्यवहारों की भविष्यवाणी करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य मनोविज्ञान है जो मानव के सामान्य व्यवहारों के संबंध में मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। दूसरा भेद है शरीर क्रिया मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत प्राणी की क्रिया तंत्र का अध्ययन किया जाता है। देखा जाए तो देखो, मनोविज्ञान क्या है? मूल रूप से प्राणी की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब इन क्रियाओं को अगर हम ठीक से समझेंगे तो इसके लिए हमें स्नायु मंडल, ग्राहक इंद्रिय एवं भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन रक्षा संबंधी अवयवों की रचना एवं कार्यों का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए प्रकाश एवं ध्वनि की संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण को लेवें तो इन मानसिक प्रक्रियाओं को ठीक से समझने के लिए संबंधित ग्राहक इंद्रियों जैसे आँख एवं कान और स्नायु मंडल की बनावट एवं इनके कार्यों का अध्ययन आवश्यक है। शारीरिक मनोविज्ञान में प्राणी की अनुभूतियों एवं व्यवहारों के भिन्न भिन्न अंगों की बनावट तथा उनके कार्यों का विशिष्ट अध्ययन किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण शाखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान का ही एक अंग है। मनोविज्ञान की शाखा में प्रयोगात्मक विधि द्वारा व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित सामान्य नियमों की खोज एवं उनकी सत्यता की जांच की जाती है। सन 1879 में वुंट द्वारा लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के फलस्वरूप मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। फलतः दार्शनिकों की जगह वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया और मनोविज्ञान अब प्रयोगों द्वारा प्राप्त तथ्यों का वस्तुपरक ढंग से अध्ययन करने वाला एक स्वतंत्र विज्ञान बन गया है। सच्चाई तो यह है कि बिना प्रयोगों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्राणी की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के संबंध में पूर्व निर्धारित
एवं निश्चित अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है ताकि विश्वसनीय और यथार्थ परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इसमें यंत्रों एवं परिमाणात्मक रीतियों का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर प्राणी की विभिन्न क्रियाओं, शारीरिक तथा मानसिक से संबंधित नियमों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है। संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान का ही एक अंग है, जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं का प्रयोगात्मक विधि द्वारा नियंत्रित वातावरण में निरीक्षण किया जाता है तथा उनसे संबद्ध नियमों की सत्यता की जांच की जाती है। चौथी महत्वपूर्ण शाखा है बाल मनोविज्ञान या विकासात्मक मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक का अध्ययन विकासात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें बालक के ज्ञानवाही एवं गतिवाही विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, खेल का विकास तथा बौद्धिक विकास इत्यादि का अध्ययन कर इनकी तुलना प्रौढ़ व्यक्ति से करता है। इनमें कैसे एवं क्यों भिन्नता होती है, इस पर प्रकाश डाला जाता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान को विकासात्मक मनोविज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। आज इसके अंतर्गत गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाने लगा है। पांचवी महत्वपूर्ण है पशु मनोविज्ञान। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जैसे अमीबा जैसे छोटे जीव और मनुष्य दोनों विकास की सीढ़ी पर क्रमशः सबसे नीचे और सबसे ऊपर है, इनके बीच अविच्छिन्नता या निरंतरता पाई जाती है। इन दोनों में केवल अंतर विकास की मात्रा कहाँ है। अतः मनुष्य के मन और शरीर की बनावट और क्रियाएं पशुओं के मन और शरीर की बनावट एवं कार्यों के समान है। इसमें अंतर केवल सरलता एवं जटिलता का है। निम्न कोटि के जीव क्या होते हैं? सरल होते हैं, वहीं उच्च कोटि के जीव जटिल होते हैं। अतः पशुओं का अध्ययन करना मनुष्यों के अध्ययन से सरल है। यही कारण है कि पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन आजकल अधिक होने लगा है। पशुओं और मनुष्यों की क्रियाओं में केवल विकास की मात्रा का अंतर पाया जाता है। अतः पशुओं का अध्ययन कर मनुष्यों के व्यवहारों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं को अध्ययन के सिलसिले में आसानी से अपन नियंत्रित भी कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रयोज्य के रूप में पशुओं की उपलब्धता भी आसान हो जाती है। सीखने की क्रिया, समस्या समाधान, संवेगों में होने वाले परिवर्तन, मानसिक कार्यों की तुलना मानव व्यवहार के साथ की जाती है। इसीलिए पशु मनोविज्ञान को तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। मानव प्रकृति को भली भांति समझने हेतु पशुओं एवं मनुष्यों की प्रकृति का तुलनात्मक अध्ययन करना ही पशु मनोविज्ञान का मुख्य ध्येय है। छठी महत्वपूर्ण शाखा है समाज मनोविज्ञान। मनुष्य जन्म काल से मृत्यु पर्यंत दूसरों के साथ रहता है। फलस्वरूप उसके प्रत्यक्षीकरण, संवेग, भाव, चिंतन आदि मनोविज्ञान प्रक्रियाओं पर दूसरों के भाव, संवेग, चिंतन आदि का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव एक तरफा न होकर सदा दो तरफा होता है, अर्थात एक व्यक्ति का व्यवहार और उसकी अनुभूति उसके समाज के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है और दूसरे लोगों के व्यवहार और अनुभूति द्वारा वह व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इसीलिए व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों के अनन्याश्रय संबंध अर्थात टू वे ट्रैफिक की संज्ञा दी जाती है। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति और समाज की इस पारस्परिक अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी पता चला है कि मनुष्य जब एकांत में यानी कि दूसरों के साथ नहीं रहता और जब वह दूसरों के साथ रहता है तब उसके व्यवहार और अनुभूतियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः
सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन उसके बिना सामाजिक पृष्ठभूमि के किया जाता है, लेकिन समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन उसके सामाजिक वातावरण में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का अध्ययन उसके सामाजिक संदर्भों में करता है। इसके अंतर्गत सामाजिकरण, नेतृत्व, प्रचार, मनोवृत्ति, सामाजिक संघर्ष, सामुदायिक जीवन इत्यादि समस्याओं का अध्ययन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इन समस्याओं के अध्ययन से व्यक्ति के व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहारों को अच्छी तरह से समझने में पर्याप्त मदद मिलती है। और सबसे अंतिम भेद है, अंतिम शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के स्वरूप पर अगर चर्चा करते हैं तो मनोविज्ञान मनुष्य की अभियोजन संबंधी क्रियाओं यानी कि मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य अभियोजन के कर्म में कभी सफल होता है और कभी विफल। सफलतापूर्वक अभियोजन हो जाने पर व्यक्ति का विकास सामान्य ढंग से होता है और उसके सभी व्यवहार भी सामान्य होते हैं, लेकिन असफल होने पर व्यक्ति का विकास असामान्य रूप से होता है और उसके व्यवहार में भी असामान्यता आ जाती है। मनोवैज्ञानिक सफल और असफल दोनों प्रकार के अभियोजन संबंधी व्यवहारों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में व्यवहार के असामान्य स्वरूपों का वर्णन, कारण और निवारण के उपायों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों, चारित्रिक दोषों एवं मनोविकारी व्यक्तित्व, अपराध एवं बाल अपराध, यौन विकृतियों, मद्यपानता एवं मादक द्रव्य व्यसन, मानसिक दुर्बलता तथा इनकी चिकित्सा आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।